ठीक है, तो टॉक्सिक शेम क्या है और वो कैसे माइक्रो एडिक्शंस को लेके जाते हैं, तो इन दो टर्म्स को हम समझेंगे कि टॉक्सिक शेम क्या है। ठीक है, शेम तो हम सब ने सुनी है, बट उसके साथ वर्ड हमने ऐड किया है टॉक्सिक शेम। और उसके बाद टॉक्सिक शेम हमारे अंदर ये एडिक्शन, मतलब हमने तो एडिक्शन अल्कोहल की, जहाँ सब्सटेंस में हेरोइन की, जहाँ हमने प्रिस्क्राइब ड्रग्स की, मेडिसिन्स की एडिक्शन सुनी है, बट यहाँ पे वर्ड माइक्रो एडिक्शन क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वीक का जो हमारा एजेंडा था वो हमारे पेशेंट्स के साथ हमारा उनके अंदर माइक्रो एडिक्शंस को आइडेंटिफाई करना था। बट आज हम एज अ फैमिली में हमारे अंदर ये कौन से एडिक्टिव मतलब बिहेवियर्स हैं, जहाँ एडिक्टिव जो सोचे हैं जिनको हम आगे जाके माइक्रो एडिक्शंस कहेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी मैम। हाँ, टॉक्सिक शेम और ईगो में सबसे पहले शेम को समझते हैं। शेम एक कॉमन ह्यूमन नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, आपसे कुछ गलत हुआ, जहाँ आप कुछ सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप उसको कंफर्म नहीं कर पाए, तो आई फील अंदर से मेरे अंदर एक रिस्पॉन्स, जब मेरे अंदर एक इमोशन आता है कि वो होता है शेम, शर्मिंदगी। ठीक है, ईगो इज़ लाइक कि एक हमारा जो आइडेंटिटी जिस पे खड़ी होती है, जिस पे हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट खड़ा होता है, उसको हम ईगो कहेंगे। हम सबके अंदर को ये थोड़ी थोड़ी ईगो तो है ही है, बट वो ईगो जब इन्फ्लेटेड ईगो बन जाए, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। नहीं, टॉक्सिक शेम में आपकी ईगो, आपको लगता है कि आपकी जो अंदर आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ही डिफेक्टिव है, बिल्कुल ही वर्थलेस वाली है। टॉक्सिक शेम में इस तरह से आपके अंदर एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, जिसको हम कहेंगे बिल्कुल, जिसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम। ईगो देखो, नॉर्मल जब हमने बोला 4 से 6 के अंदर एक हमारे अंदर ये ईगो रहा, ठीक है, ये एक हमारा एक मैकेनिज्म है हम सब के अंदर। बट अगर हाँ 6+ मेरी इन्फ्लेटेड ईगो हो जाए, तो मैं तो सिर्फ माय वे में चलूँगी, मेरे हिसाब से सब कुछ हो। और अगर मेरी ईगो बिल्कुल 4 से नीचे डिक्लाइन कर जाए, तो मेरे को लगेगा कि मेरा वजूद ही डिफेक्टिव है, मेरा वजूद ही ख़राब है। सो उसी तरह वी हैव टू आइडेंटिफाई, जब हम टॉक्सिक शेम की बात करते हैं, ऑर्डिनरी शेम या हेल्दी शेम, वो किस तरह से डिफरेंट है टॉक्सिक शेम में। टॉक्सिक शेम में जब आप ईगो की बात कर रहे हो, तो वो ईगो आपका जो सेल्फ आइडेंटिटी होगी, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, वो बिल्कुल ही डिमीनिंग होगा आपके लिए, बिल्कुल ही नेगेटिव होगा अपने लिए, बिल्कुल ही वर्थलेसनेस वाला होगा। क्योंकि ऑर्डिनरी शेम कह रही है कि हाँ ठीक है, मुझसे कुछ गलत हुआ। जो टॉक्सिक शेम है उसके अंदर आपके अंदर स्टेटमेंट्स चलती है कि मैं हूँ ही डिफेक्टिव, मैं हूँ ही वर्थलेस, आई एम इनएडिक्वेट, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कोई काट है। सो उस तरह से वो चलता है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में अपनी ईगो के बारे में पूछना चाह रहे हैं? प्रिसाइज करते हैं, ठीक है। हम सब में शेम चल रही है, जो मैंने बोला ऑर्डिनरी शेम, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक शेम की, कि जब आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक होनी शुरू हो जाए। ईगो आपकी क्या कह रही है? ईगो आपको आइडेंटिटी दे रही है अपनी चीज़ की। एक ईगो आपकी लाइफ में क्या काम कर रही है? आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। अब वहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि ईगो आइडेंटिटी को जो डिफाइन कर रही है, अब यहाँ पे मेरी ईगो है वो बिल्कुल ही लो सेल्फ एस्टीम वाली है, जिसमें आपके अंदर स्टेटमेंट्स चल रही है कि मेरे अंदर कमी है। यहाँ पे आपकी ईगो का तो क्राइसिस में चल रही है ना। और अगर हम एक्सट्रीम में चले जाए, इन्फ्लेटेड ईगो, जहाँ पे हम कहते हैं कि टर्मिनल यूनिकनेस है, जहाँ इंसान के अंदर ग्रेंडियोसिटी है कि मेरे जैसे कोई है ही नहीं, उसमें वो स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो टॉक्सिक शेम की, तो यहाँ पे आपके अंदर एक जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सेल्फ डेबिलेटिंग होगा। आपके अंदर फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस होगा।
उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके अंदर जो सोचें चलती हैं वो हेल्पलेसनेस वाली, विक्टिम मेंटालिटी वाली, ठीक है, वर्थलेसनेस वाली चलेगी, होपलेसनेस वाली चलेगी। इन्फ्लेटेड में तो बंदे को लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ठीक है, उस तरह तो वो उसमें चलेगा। जब यहाँ पे हम बात करते हैं टॉक्सिक शेम में, तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट्स चलेगी मैं बेचारा, मैं निकम्मा, मेरे अंदर तो वो बेबसी और नाउमीदी वाली फीलिंग्स चलेंगी। ये ईगो डाउन ही तो गई आपकी टॉक्सिक शेम में। ये जब आपकी ईगो आपकी डिक्लाइन होगी, इन्फ्लेटेड इज ऊपर चलेगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा टॉक्सिक शेम में। बट हाँ, कुछ तरह से इट्स लाइक कि जब टॉक्सिक शेम एक इंसान के अंदर आती है, जहाँ तो वो इंसान अपने आप को हमेशा सप्रेस करके, विड्रॉ करके रखता, ठीक है, अपने आप को उसने शेल में कर लिया, ठीक है। वाइस वर्सा, कई बार मतलब जो लोग सप्रेस नहीं करते वो रिबेलियस, डिफेंसिव बन जाते हैं। एवरीबडी हैज़ अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म उसमें टॉक्सिक शेम में, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो टॉक्सिक शेम में अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होती तो आप देखते हो कि आपके अंदर जो एंगर चल रहा है उसके पीछे भी आपके बहुत सारे सेकेंडरी इमोशंस होंगे, ठीक है, सरफेस पे कुछ है और नीचे कुछ और है। और उस तरह से जब हम कहते हैं कि इट्स लाइक कि जब हम कहते हैं कि हमारे पेशेंट्स में अगर जब हम कहते हैं टॉक्सिक शेम है, जहाँ तो उन्होंने अपने आप को विड्रू किया, जहाँ वो रिबेलियस, जहाँ वो डिफेंसिव, वाइस वर्सा, इट कैन बी बोथ वे। बट जब हम टॉक्सिक शेम में बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट्स आपके अंदर होपलेसनेस वाली आती, नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है अबाउट योर ओन आइडेंटिटी, कि यू आर अ लूज़र, यू आर अ फेलियर, कि आप इनएडुकेट हैं, ठीक है, आपके अंदर में कोई डिफेक्ट है, आपके अंदर कोई कमी है। तो ज़्यादातर उस तरह से आपको वो एक शेल में लेके जाएगी आपकी उस ईगो को, ठीक है, टॉक्सिक शेम। बट यहाँ हम बात आज करने जा रहे हैं कि टॉक्सिक शेम, हमने एक वर्ड लिखा है माइक्रो एडिक्शंस, कि टॉक्सिक शेम अब मेरे अंदर मतलब स्टेटमेंट्स क्या चल रही है, मेरे अंदर टॉक्सिक शेम, एक शेम जो टॉक्सिक हो गई है, एक शेम जो पॉइजनस हो गई है, जो हेल्दी से अब बिल्कुल टॉक्सिसिटी कर रही है, मेरी अपनी आइडेंटिटी को वो क्वेश्चन कर रही है, मेरी अपनी आइडेंटिटी को वो चेक कर रही है, उस पर उंगली उठा रही है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब एक इंसान जो टॉक्सिक शेम में है, जो हमेशा शर्मिंदगी में है, ठीक है, अब उसके अंदर टॉक कौन सी चलेगी, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ मैं ठीक नहीं कर पाती, जब मुझसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, जब मेरी लाइफ में मुझसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, जब इस तरह की आपका एक थिंकिंग स्टाइल चलेगा तो वो आपके अंदर एक नॉन केमिकल एडिक्शन को पैदा करेंगी। वो नॉन केमिकल एडिक्शंस जिसको हम कहते हैं माइक्रो एडिक्शंस। डिप्रेशन और फिर टॉक्सिक शेम में क्या अंतर हुआ? डिप्रेशन में जब आपको आपका जब सैडनेस ऑफ मूड आता है, जो परसिस्टेंट रहता है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप स्टेटमेंट्स, आपकी जो सेल्फ टॉक है, आपका इंटरनल जो डायलॉग है, उन तीन चीज़ों पे चलता है, होपलेसनेस पे, नाउमीदी पे, ठीक है, हेल्पलेसनेस पे, बेबसी पे, और वर्थलेसनेस पे, कि मैं निकम्मा। और यही वाला एक जो ट्रायड जो चलता है वो टॉक्सिक शेम में भी सिमिलरली चलता है, क्योंकि ये थिंकिंग स्टाइल है ना हमारा। जो डिप्रेशन की बात कर रहे हो आप, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, ठीक है, अपने लिए एक लो सेल्फ इस्टीम होगी, ये सारे हम सोचते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट है जो कहाँ से आता है, रूट कॉज जिसका कहाँ पे है, टॉक्सिक शेम एक हमारे अंदर छुपी हुई है। क्योंकि जब मेरे अंदर ही एक इतना बड़ा बोझ मेरे अंदर है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरे से ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं कभी कोई अच्छा डिसीजन ले ही नहीं पाई, मैंने अपने बच्चे के लिए ऐसा डिसीजन पहले क्यों नहीं ले लिया, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई, ठीक है, मैं इतनी लीनियंट कैसे हो गई, मैं क्यों नहीं इतनी अलर्ट रही, विजिलेंट रही जब मैं मदर हूँ, जब मैं वो बच्चा बड़ा हो रहा था, ठीक है, तो मैं इतनी विजिलेंट क्यों नहीं रही। और जब मेरे अंदर यही सेल्फ टॉक इतनी चल रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर मेरे अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है तो क्या डिप्रेशन आएगा? नहीं आएगा। एंजाइटी,
इंटर रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, जिस तरह से आपका थिंकिंग का कंटेंट चलेगा, ठीक है, उस तरह से उसके अंदर वो सोचे साथ चल पड़ेंगी। आप देखते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, आपने एक कोई रिसर्च सर्च की या एक तरह की वीडियो पसंद की, तो आपको साथ में नोटिफिकेशंस रोज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। सेम हमारा ब्रेन भी उस तरह से, हमारे ब्रेन में जिस तरह से आपके अंदर सोचे चलती है, आप सोचे ये चल रही हैं, आई एम नॉट अ गुड मदर, ठीक है, मैंने अपने उसकी अपब्रिंगिंग में शायद कोई कमी कर दी, शायद आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एडिक्शन। अब मेरे अंदर अगर ये स्टेटमेंट्स चल रही हैं, तो आप देख रहे हो कि ब्रेन को आपका जो कंटेंट मिलेगा, तो आपका फिर थिंकिंग वाला और सोचे भी वो ऑटोमेटिक उसी लूप में चलती रहेंगी। क्योंकि एक जैसे वीडियो हमने देखी, उसकी नोटिफिकेशंस आने लग पड़ी। अब जब मेरे अंदर ये सोचे चल रही हैं, ठीक है, ये वाली सारी सेल्फ टॉक चल रही है, तो मेरे ब्रेन के अंदर सारा का सारा थिंकिंग पैटर्न भी इसी के रिलेटेड चलेगा। तो मेरी थिंकिंग मेरी फीलिंग को तो अफेक्ट करती है। मैं जिस तरह से सोचती हूँ, फिर उस तरह से मेरी फीलिंग भी तो चलती है। तो फीलिंग नेचुरली क्या आएगी, आपके अंदर टॉक्सिक शेम वाली सारी स्टेटमेंट्स आ रही है। मतलब डिप्रेशन जो है दैट इज मोर सीवियर देन टॉक्सिक शेम इज, यू नो, टॉक्सिक शेम इज इवन मोर देन, लाइक कि हम कह रहे हैं कि फेटल है। टॉक्सिक शेम में आप जब कह रहे हो कि उसमें तो सेल्फ हार्म भी हो जाता। एडिक्शन का मेन कारण भी कई बार यही बनता है कि इंसान के अंदर लो सेल्फ एस्टीम चलती है, तो वो क्यों, वो रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा, वो अपनी पेन को, इमोशनल पेन को नहीं फेस कर पा रहा, उससे भागने के लिए वो सब्सटेंस कर रहा है। सो टॉक्सिक शेम तो हमें लगता है कि ज़्यादा कोर अंडरलाइंग इशू है, जो आज तक कोई एड्रेस ही नहीं कर पाता कि हमारे अंदर इस तरह से एक मतलब जहरीली शर्म बचपन से, और आई थिंक मुझे लगता है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, जो हमने कभी आइडेंटिफाई एक्नॉलेज ही नहीं की कि ये कहाँ से आई, क्यों आई। आप देखते हो, जब हम कंपैरिजन ही कर पाते हैं, एक मतलब आप अपनी पेरेंटिंग को या अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ, आप उनके बच्चों को या अपने घर के हालात को देखो, वो कंपैरिजन आपके अंदर क्या लेके आता, आपको पुल बैक करता, आपके अंदर लो फीलिंग लेके आता है, आपको क्वेश्चन करता, ठीक है। सो दैट मीन्स वो अंडरलाइन क्या चल रही है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं तो वो शर्मिंदगी बचपन से, कंपैरिजन्स तो हमारे बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। अब देखो वो कितना अननोटिस्ड हमेशा वो शेम गई है, और जब हम बड़े हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो उस चीज़ को लेके एक कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। वी फील दैट समवेयर हमारे अंदर कोई नुक्स है, कोई कमी है, कोई डिफेक्ट है, और वही हम फीलिंग के साथ अपनी लाइफ में, ना रिश्तों में फिर ना कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना कनेक्ट कर पाते हैं। आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो ना मैम, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से इतना नुकसान नहीं होगा, पर जो इंसान वो टॉक्सिक शेम फील करके डिप्रेशन के लिए मदद नहीं लेगा, वो उस इंसान का डिप्रेशन से ज़्यादा नुकसान होगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि जो चीज़ मुझे हेल्प लेने से रोक रही है वो डिप्रेशन नहीं है, वो मेरी टॉक्सिक शेम है। जो जिस चीज़ ने आप लोगों को यहाँ मदद लेने से रोका हुआ था इतने साल कि किसी को पता ना चल जाए क्या होगा, बच्चा अपने जहन पे कोई बात ना ले ले कि हाँ हम इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं या हम इसको घर पे ठीक नहीं कर सकते, हम प्यार से नहीं, रिश्तेदार हमारे क्या बोलेंगे। सो हमें उसकी बीमारी ने नुकसान इतना नहीं किया जितना नुकसान हमारी टॉक्सिक शेम ने किया है। बिकॉज जो चीज़ आपको जकड़ के रखती है, डिप्रेशन तो एक स्टेट ऑफ माइंड है कि जो प्रॉब्लम आ गई है, एंग्जाइटी भी स्टेट ऑफ माइंड है, बट वो चीज़ जो आपको पीछे जकड़ के रखती है वो टॉक्सिक शेम है। तभी मैम कह रहे हैं कि हम यहाँ तक तो कभी पहुँचे ही नहीं हैं। हम सोचते हैं जी डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, एंग्जाइटी बहुत बुरी चीज़ है, या नशा बहुत बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ कोई भी नहीं है, बीमारी है, बीमारी का इलाज है, इतने बड़े अस्पताल बने हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब चीज़ों का इलाज है। बट यहाँ हमें क्या रोकती है? क्यों हमें हार्ट वाले हॉस्पिटल के पास या हमें किडनी के हॉस्पिटल पे क्यों नहीं हमें कोई दिक्कत आती? क्योंकि वहाँ हमारी टॉक्सिक शेम अटैच ही नहीं है। आज हमारे जितने भी साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो छोटे बच्चे से लेके हम कह लें कि बुज़ुर्ग तक, जो भी इश्यूज़ हैं, हम आज भी इतना ज़्यादा हमें वो टॉक्सिक शेम पीछे खींच के रखती है कि हम हेल्प सीख कर ही नहीं पाते। सो वो चीज़ हमारा ज़्यादा नुकसान कराती है ओवर द ईयर्स। डिप्रेशन तो डिप्रेशन का तो देखो इलाज है ना,
इतना बना है, ये सारी रिसर्चेज हुई हैं, डॉक्टर एक प्रॉपर एक साइकोलॉजी एक फील्ड है साइंस में जो कि साइकेट्री एलिमेंट्स को हम डेडिकेट करते हैं, ठीक है। सो कौन सी चीज़ हमें होल्ड बैक कर रही है? इट इज़ आवर टॉक्सिक शेम। डिप्रेशन में हमारे अंदर सोचे चली, ठीक है, कि कोई उम्मीद नहीं बची, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये बच्चे ने पता नहीं ठीक होना है कि नहीं होना, बेबसी की मैं मतलब पता नहीं कोई मेरी हेल्प कर पाए कि ना कर पाए, ठीक है। और उसके बाद यही कि मतलब सच में मेरे अंदर कोई कमी है। एक टाइम पे एक ऐसी स्टेज आती है कि एज अ वाइफ, एज अ मदर, हम इस स्टेटमेंट को अपने अंदर इतना जोड़ लेते हैं कि सच में मेरे से कुछ कमी रह गई, मेरी अपब्रिंगिंग में रह गई, शायद मेरे प्यार में कमी रहेगी कि मेरे हस्बैंड एडिक्शन में चले गए। अब ये जो आपका थिंकिंग स्टाइल चल रहा है, फॉल्टी थिंकिंग स्टाइल चल रहा है, उसने आपके मूड को भी लो किया, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ कि ये जो थिंकिंग स्टाइल आपका जो चला, इसके पीछे की वजह क्या है? ये जो हमारे अंदर ये जो सोचने का, जिस तरह से हम ये चीज़ों को सोच रहे हैं, ये थिंकिंग पैटर्न जो आया हमारा, इसके पीछे रूट कॉज क्या है? वो कहीं ना कहीं हमारी टॉक्सिक शेम है। क्योंकि लाइफ में ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए होंगे जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि मुझसे चीज़ें ठीक नहीं होती। जा आई हैव बीन आस्क्ड बाय क्वेश्चन बाय अदर्स, यार तू किवें दी माँ है, वाइफ चाहे तो ठीक नहीं कर सकती। तो जब मेरे अंदर ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो डिप्रेशन में, दो इट इज़ अ केमिकल इम्बैलेंस, बट मैं कह रही हूँ थिंकिंग स्टाइल तो टॉक्सिक शेम से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। हमें पता लगता है कि हमारा हस्बैंड, ठीक है, अल्कोहलिज्म या एडिक्शन में गया है, तो आप देखो वो शेम ही रोक के रखती है ना कि लोगों को पता लगेगा, लोकी की कहेंगे, सब तो पहले मेरे उत्ते क्वेश्चन आना। हम इसी, आप देखो कि ये जब हमें बीमारी का, या हमें घर में भी चेंजेस ऑफ बिहेवियर जब दिखने शुरू हो जाते हैं, हम कितने साल अपनी कोशिश करते हैं उसको ठीक करने के लिए कि किसी को पता ना लग जाए। हम सोचते हैं कि उनके घर वाले इतने अच्छे हैं और वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उनका परिवार, दूसरों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं ना वही compare चीज़। करते हैं, तो वो चीज़ बहुत सो टॉक्सिक शेम, जैसे इन्होंने बोला ना कि मैं किससे बात करूं, मुझे कोई समझेगा ही नहीं। सो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। टॉक्सिक शेम आपको अपने एक शेल में ले जाती है। आपको लगता है कि एक तो मैं बात कर नहीं पाऊंगी, अगर मैं बात करूंगी भी कहीं मेरे पे ना उंगली उठ जाए, वो fear ठीक of है, judgment फेयर आ ऑफ जाता है। जजमेंट आ गई, मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगी कि मेरे को किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना, ना मेरे घर कोई आए, ना मुझे किसी से बात करनी है, बिकॉज मेरे अंदर वो कांस्टेंट एक पेन और एक फेयर वो चल रहा है कि मैं क्या जवाब दूंगी। सो ये चीज़ क्या है? टॉक्सिक शेम आपको रोक रही है शेयर करने से, आपको रोक रही है रीच आउट करने से, आपको रोक रही है हेल्प लेने से। हाँ जी सर। हाँ जी, टॉक्सिक शेम में मैं दो बात कहूँगा। यस सर। एक टॉक्सिक शेम ये होगी कि हमारे बच्चे ने अगर ड्रग्स लिया है तो हमें लगा हमारे दोस्तों को पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा, हमारे इसमें मोहल्ले में थोड़ा इज्जत में कमी आएगा, तो हम ये सब नहीं सोचेंगे, हम बच्चे का इलाज करेंगे। ठीक है, वो टॉक्सिक शेम निकल गया हमारे से, हमने इलाज के लिए लिया है, तो हम इलाज के लिए, तो हम सब में जहाँ परिवार सारे बैठे हुए हैं, हम सब में सब सोचते हैं कि फैमिली के बगैर किसी और को पता ना चले, तो यार दोस्तों को पता ना चले, हमारे इज्जत का थू ना हो, ये सारा हम सब सोचते हैं। मैं अकेला नहीं सोचता हूँ, सब सोचता है। अब वहाँ से तो हम टॉक्सिक शेम को हमने फाइट करके आ गया, अब आ गए। हम बच्चे को इलाज के लिए ले आए। अब हम सबको झूठ बोलते फिरते हैं कि इलाज किसी और का चल रहा है, जबकि चल बच्चे कर रहा है। हम ये झूठ बोलते कि मोहल्ले में, हमसाय में, दोस्तों से, अब कोई हमें पूछना है तो हम सीधा भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज चल रहा है, हम बोलते हैं कुछ और बात बोल के उसको हम निकाल देते हैं। तो हम बच्चे को तो कुछ को तो पता चल चुका होता है, या कहीं से भी पता चल चुका है, बच्चे का हालात देख के पता चल चुका होता है, उससे हमें रिलीफ इतना, उससे हमें इतना पेन नहीं होता है। कहीं से पता चलता है तो हमें पेन नहीं होता है, तो हमें पता चलता है कि यार ये सबको पता चल गया, हमने सबको बताया, या बच्चे को फ़ोन करके बताएंगे, फिर वो लोग भी टॉर्चर करेंगे, भाई क्या बात है, क्या मसला है, क्यों हुआ, क्या सब ठीक चल रहा है, अच्छा कुछ इलाज में कुछ पैसे की ज़रूरत मत है, ये सारा कुछ। अब इन सब से हमें ऐसे जब हम अगर ज़िंदा है तो हमें लगता है कि हमारे दिमाग से हमें लगता है कि भाई इन सबको तो छुपाना ठीक है, बच्चे का इलाज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम, आप मुझे ये बताइए कि क्या वो छुपाना सही है, या हम भी ऐसे ही बोलते रहे। हम अभी गया था इधर तो अमृतसर, तो हमने भाटिया अस्पताल में देखा, फिर हमने रिहैब सेंटर में डाला, ये सब बोलते फिरे कि या कोई पूछे तो बोले। या अब हमें ये बताइए कि भाई ये छुपाना अच्छा है या कोई पूछे तो बताना अच्छा है? हम मुझे इसमें दुविधा है। देखो, ये ना बहुत सारी फैमिलीज़ का ये क्वेश्चन रहता है
बहुत सारी फैमिलीज़ का कि हम, जैसे आपने बोला, हम बताते फिरे, बिताते फिरना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अपना एक जो एक ट्राइब कह लो या एक अपने जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना है। जैसे हमने आपकी एक ट्राइब यहाँ पे है, ठीक है, एक ट्राइब आपकी घर पे होगी, कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे, कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो आपको पता है कि आपकी बात समझते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि आपको वो सेग्रीगेट करने हैं अपने लोग कि जिनसे आपने बात करनी है, शेयर करना है, और जिनसे आपने हाय हेलो तक रखना है कि वो ज़्यादा आपसे सवालात ना कर पाएँ, ठीक है। सो ये आप लोगों ने चूज़ करना है, क्योंकि उसमें भी सबसे पहले देखो सर, मेरी पेन, मेरी दर्द का उस दिन ही मतलब मरहम लगना शुरू हो जाता है जब मुझे पता लगता है कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा, इसके अंदर आदत नहीं है, ये बीमारी है। जैसे बाकी बीमारियां हैं तो एडिक्शन भी बीमारी है। मेरा काफ़ी बोझ सिर पे, ठीक है, जो मेरे अंदर भी जो एक शेम चल रही होती है वो कहीं ना कहीं उसको हिलती है। एक सिंपल मतलब एक इंसान गंदा इंसान है और जब मुझे यहाँ पता लगता है कि वो तो बीमार इंसान है, वो तो एडिक्शन में, वो पहली ही मेरी एक शेम को मतलब खोलने में, हील करने में मदद करता है कि यार जिसको मैं भी नकार रहा था, मैं अपने आप को नकार रही थी कि ठीक है मेरे अंदर कमी है, जहाँ लोग की मेरा मजाक उड़ाते हुए हैं, जब मेरे कर्म खराब, मेरे बेटा इसमें चला गया, अब पता लगता है यार बीमारियां तो हर घर में है, अब यहाँ पे एडिक्शन भी बीमारी आ गई। तो पहली चीज़ आपकी एक्सेप्टेंस नंबर 1 इस चीज़ में काम करेगी जो आपकी पेन को थोड़ी हील करेगी कि जब मैं मानूंगा कि ये बीमारी है, क्योंकि मैं एक इलाजगाह में बैठा हूँ, मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में बैठा हूँ, ठीक है, मैं कोई वो उसमें नहीं बैठा कि कोई वो रीडर हो जाऊँ। आप जो पुराने टाइम पे जो चलते थे, वैद चलते थे, जहाँ पुराने वाले जो हमारे टाइम फेथ हीलर्स, जो हेल्थ हीलर्स चलते थे, भी प्रॉपर एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट सेंटर में इलाज हो रहा है दिमाग का उसका, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 जैसे मैम ने बोला कि आपको वो लोग सिलेक्टिवली चुनने होंगे जो आपको समझते हैं, आपकी पेन को समझते हैं। माइंड में ये तो आता है ना कि हाँ यार ये सिलेक्टेड पर्सन है, मैं इनसे बात कर लूंगा, बता दूंगा इनको, पर सोच तो यही रहती है ना कि ये आगे किसी से बात देखो हम सबको पता होता है मेरी लाइफ में, ठीक है, 2-4 लोग ही होंगे जिससे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। वो हम सबकी लाइफ में 1-2 इंसान तो सर हैं ही है, ठीक है। वो 2 इंसान जो आपके डिफेंस बनेंगे, आपका गार्ड बनेंगे, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, हम कहते हैं कि उनको सिलेक्टिवली बताइए। रौला पाने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीमारी तो स्टिग्मेटाइज्ड है, क्योंकि उनके इफ्स एंड बट्स इतने होंगे, वो आपको अपनी कॉमन सेंस से इतना उलझा देंगे कि ट्रीटमेंट का गोल जो आपका था वो आप भूल जाओगे। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में रहने के लिए, अपने लव्ड वन को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। पर अगर आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, आप अपने लव्ड वन के ट्रीटमेंट में उसको सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे आई रिमेंबर कि हमारे पास एक पेशेंट था, वो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे था हमारे पास, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा केस वो ख़राब था, एंड यू नो पेरेंट्स डिसाइडेड कि हम लंबे टाइम के लिए रखेंगे उसको। एंड उसकी मदर ने कहती कि मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से और अपनी पता नहीं एक सिस्टर से बात करती थी, और मैंने अपने सारे रिश्तेदारों में बोला हुआ था कि मैं खुद कॉल करूँगी, प्लीज़ मेरे को कोई कॉल ना करें। या मैंने अपनी सिस्टर और अपने हस्बैंड को बोला था कि बाकी रिश्तेदारों को आप मैनेज कर लो, मेरे तक ना कोई आए, बिकॉज़ वो यहाँ पे पेशेंट को बाहर से लेके आए हुए थे, एंड मदर बेटे के साथ यहाँ पे रह रही थी। तो शी चोज़ कि मेरे को अभी कोई एनर्जी अपनी ऐसे रिश्तेदारों को एक्सप्लेनेशंस देते हुए और उनसे बहानेबाजी करते हुए मुझे नहीं अपनी एनर्जी डिप्लीट करनी है, ठीक है, मुझे स्ट्रेंथ लेनी है। सो शी वाज ऑल वेरी एक्टिव इन द मीटिंग्स, इन ट्रेनिंग सेशंस और फैमिली से बात करने के, बिकॉज यहाँ से उसको हिम्मत मिलती थी। सो हमने ये चीज़ अपने लिए चूज़ करनी है कि आपको हिम्मत कहाँ से मिल रही है, बिकॉज हिम्मत चाहिए इस ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट में रहने के लिए, अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए,
ठीक है। सो वो आपने देखनी है कि आप किन लोगों के साथ वो वार्तालाप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनसे आपको हिम्मत मिल रही है, हौसला मिल रहा है कि तू बहुत अच्छा कर रही है, लगी रहे, अच्छा है, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि आपने ऐसे लोगों से बात करनी है और नहीं नहीं ये जो नशे च पै जाते हैं ना, ये जिन्ना मर्जी पैसा ला लो, ये ठीक नहीं होंगे। अब ठीक देखिए है ना, ये भी है मेरे रिश्तेदार, ये भी है मेरे रिश्तेदार। अब मुझे पता है मैं इनसे बात करूंगी तो ये 4 जनों को और बताएंगे, हम सबको पता है ये मेरे को ही क्वेश्चन करेंगे, ये मेरी ही क्रेडिबिलिटी को पे हंसेंगे। अब मुझे पता है कि मैं इनसे, ठीक है, इनसे आज बात करने जा रही हूँ तो ये मुझे समझेंगे भी और ये मुझे सही गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो चुनाव तो हमने करना है उन चीज़ों का, उन लोगों के साथ कि क्या कर, क्योंकि ये जो लोग बाकी बैठे हैं गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है इस बीमारी के बारे में, ना किसी को पता। वो अपनी नॉलेज से मुझे अपना बताएंगे, ना इनके घर में वो बीमारी है, ना इनको पता है मैं क्या गो थ्रू हुई हूँ अपनी लाइफ में, तो ये अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मुझे बता देंगे, ठीक है। अब इनसे मैं बात करती हुई कहते नहीं जी डॉक्टर की ही बात मानो, असी प्रोफेशनल नहीं हगे जे असी अपने दंद लिए एक डेंटिस्ट को जा सकते हैं, अपने बालों के लिए एक हेयर सैलून के पास जा सकते हैं, तो इस बीमारी के लिए प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जाते। तो इनकी बात में को लगेगा कि ये प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और ये कह रहे नहीं नहीं एनू बंद कर दे, ठीक है, एना इसनू मतलब तू करो काट दे, ठीक है, एनू मेरा सब कुछ गड्डी दी चाबी ले ले, ए ठीक हो जाएगा। सो द थिंग इज शी इज इग्नोरेंट शायद ये भी है, बट वो सही तो सलाह दे रहे हैं ना कि वो प्रोफेशनलिज्म में आप जाइए, उनकी आप मानिए। तो इस तरह से हम सबको चुनाव करना पड़ता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र है, हिम्मत चाहिए, ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो हमें सबको पता है हमारी लाइफ में वो कौन से गिने चुने 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं, इसलिए सिलेक्टिवली उन लोगों को अपने साथ लाइए, यहाँ लाइए। आप इनसे पूछ लीजिए, आप 10 रिश्तेदार कह रहे हैं ना, किसी को कह दीजिए कि हर सैटरडे मेरे साथ वो ट्रीटमेंट सेंटर में ट्रेनिंग सेशन पे चलिए, देखिए कितने लोग आएंगे आपके साथ, कोई भी नहीं आएगा। पता क्या है, फिर से हम वापस आते हैं कि ये भी सवाल आया तो कहाँ से आया, कि किनको बताएं किनको ना बताएं, ठीक है, ये भी सवाल कहाँ से आया, मेरी टॉक्सिक शेम से ही आया। अगर हम बिल्कुल डीप जाके देखें तो ये भी मेरी टॉक्सिक शेम से ही आया, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो श्योरिटी या अभी भी वो कन्विंस्ड नहीं हूँ मैं कि मैं जो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर बिल्कुल कन्विंस्ड है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि ये रास्ता सही है और सही रिजल्ट्स आएंगे अगर मैं यहाँ पे ही चलता रहूँगा, तो कोई कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये भी कहीं ना कहीं आया मेरी टॉक्सिक शेम से ही है कि मुझे किन लोगों को बताना चाहिए, किन को नहीं बताना चाहिए। अगर मैं बताऊंगा ये आगे 4 जो लोगों को तो नहीं बताएंगे या वापस वही देखो ना, क्योंकि मैम फियर ऑफ जजमेंट तो हम सबको चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, मेरे बारे में हंसेंगे, ठीक है, मेरे पीठ पीछे मेरे उत्ते ही मतलब कोई ना कोई वो ताने जा मतलब खी करेंगे, ठीक है, हम सबको फियर ऑफ जजमेंट तो रहता ही है। बट उसके पीछे ये है कि अब आपके अंदर एज अ फैमिली अगर हम टॉक्सिक शेम की बात कर रहे हैं कि हमारे घरों में एडिक्शन आई, ठीक है, हम सबके अंदर ये फीलिंग और एक शर्मिंदगी की है, ठीक है, क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हाँ उस शर्मिंदगी के कारण हमने अपने आप को एक बिल्कुल कोकून में रख लिया, बिल्कुल अपने आप को सांस नहीं हम लेने दे रहे, ठीक है, हम वो शर्मिंदगी के कारण मेरा अपना सब कुछ खराब होता जा रहा है। और इस शर्मिंदगी के कारण क्या मेरे अंदर आ रही है कि मैं उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहती, मेरे अंदर एक अवॉइडेंस आ रही है। ये हमारा पैटर्न हमने लास्ट टाइम किए थे फॉल्टी बिलीव्स जो फैमिली में थे, इस बारी हम कर रहे हैं फॉल्टी जो बिहेवियर्स या पैटर्न्स जो फैमिलीज़ में छुपे हैं, जो माइक्रो एडिक्शंस कह लिए, जो केमिकल एडिक्शंस नहीं हैं बट हमारे स्वभाव में, हमारे तजुर्बों में, हमारे चीज़ों को टैकल करने के तरीक़ों में कुछ ऐसे ऐसे फॉल्टी पैटर्न्स आ गए हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। और टॉक्सिक शेम क्या लेके आ रही है, हमारे अंदर अवॉइडेंस लेके आ रही है। क्यों मेरे को ये चीज़ बॉदर कर रही है कि वो इंसान किसी को ना बता दे, क्योंकि अगर मुझे फेस करना पड़ गया तो मेरे को तो बेचैनी बहुत होएगी और मैं वो बेचैनी फेस नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरे को तो जी मेरे को रिजेक्शन वाली फीलिंग आएगी
ठीक है, मेरे को ये आएगा कि हाँ तू कैसा बाप है, वो फीलिंग मैं फील नहीं करना चाहता। सो अंदर क्या है, मेरे अंदर वो टॉक्सिक शेम, वो अवॉइडेंस लेके आ रही है बिहेवियर में। टॉक्सिक शेम मेरे अंदर पड़ी हुई है और वो बिहेवियर में मेरे क्या लेके आ रही है कि मुझे ऐसी कोई सिचुएशन फेस ही नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं ऐसी सिचुएशन कोई फेस करूँगा, उस सिचुएशंस में जो मुझे फील होगा ना, वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, इसलिए मुझे करना ही नहीं है। जैसे अगर मुझे स्टेज पे चढ़ के स्पीच देने में हिचकिचाहट होती है या मैं फंबल कर गई, सो मेरी टॉक्सिक शेम कभी मुझे स्टेज पे चढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि वहाँ जाके मुझे वही एक्सपीरियंस होगा जो पहले हुआ था। तो इसी को आज हम कर रहे हैं, मतलब हम सबके अंदर टॉक्सिक शेम है, तो हमने जो लिखा टॉक्सिक शेम लेके जा रही है माइक्रो एडिक्शन। ठीक है, 2 तरह की एडिक्शंस। मैक्रो एडिक्शंस जो हमें दिख गई पेशेंट के अंदर, वो था उसका सब्सटेंस, उसका अल्कोहल, क्योंकि वो आपको आपकी आंखों से दिख रहा है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो एडिक्शंस। इसका मतलब माइक्रो मतलब छोटी एडिक्शंस नहीं, इसका मतलब कि वो एडिक्शंस जो अननोटिस्ड है। ठीक है अननोटिस्ड, पर उसका पोटेंसी आपकी लाइफ को ख़राब करने की उतनी ही है जितनी एक मैक्रो एडिक्शन की है। तो माइक्रो एडिक्शंस वो छोटी एडिक्शंस जो हमारे बिहेवियर में चलती हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न, सोचने के तरीके में चलती है, इसलिए इनविजिबल रह जाती हैं, हमें दिख ही नहीं पाता, क्योंकि हम अपनी थिंकिंग को ध्यान से देख ही नहीं पाते। अब पेशेंट नशा करके आया, मैं गुस्सा किया, मैं चिल्लाई, तो मुझे लगता है जस्टिफाई तो किया मैंने अपने एंगर को। ठीक है, बट इस तरह वो कैसे माइक्रो एडिक्शंस, वो एडिक्शंस का रूप लेके हमें कैसे ख़राब कर रही हैं, ये हमने आज आइडेंटिफाई करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 है कि अवॉइडेंस, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। पहली माइक्रो एडिक्शन, ठीक है, जो हमारे थिंकिंग में चलेगी, हमारे एक्शंस में चलेगी, वो है अवॉइडेंस। ठीक है, कि हमें पता है कि पेशेंट हमारा लेट आ रहा है, बट हमें पता है उसको क्वेश्चन किया तो बेचैनी होएगी, घर में बवाल होगा, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बचने के लिए मैं अवॉइडेंस में चले जाती हूँ। मतलब हम चुप ही हो जाते हैं। कितने साल हमने ऐसे ही किया होगा, हमें पता है वो लेट नाइट जा रहा है, जैसे आप शेयर कर रहे थे, ठीक है, कि वो रात को लेट आ रहा है, ठीक है, वो सुबह अपना टाइम पे काम पे नहीं जा रहा, जहाँ एक आधा हमें जैसे गाड़ी में उसका लाइटर मिल गया, वो हमें उसके मिनिएचर्स मिल गए, बट हम उससे क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पता है कि वो रियलिटी हमें पेनफुल होगी, वो रियलिटी हमें एंजाइटी देगी, तो हम कितने साल उस सिचुएशन को अंडर द कारपेट इग्नोर ही करते रहते हैं। क्या ये सब हम सब ने ये किया जो यहाँ पे बैठे हैं? मतलब बीमारी हमें किसी रिश्तेदार ने बताया होगा, ठीक है, हमें किसी दोस्त के पेरेंट्स ने बताया होगा, हमें किसी टीचर ने बताया होगा, कहीं हम बिजनेस पे गए हैं जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ सुन के आ जाते हैं, बट साड़ी हिम्मत ही नहीं पैंदी, हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम घर पे आके उस मुद्दे के बारे में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है। और क्या चीज़ हमें रोकती है? हमारी खुद की वो एक डर, एक बेचैनी, एक घबराहट कि हाँ अगर बात करी तो ये तो सारा मैटर फ्लेयर अप हो जाएगा। और कई बार आपको होता है कि जो रिश्तेदार आपको बता रहे होते हैं, ठीक है, आपके आसपास के लोग आपको बता रहे होते हैं कि आपका मुंडा जी इत्थे बैठा देखे है, हम उन लोगों के साथ फिर मिलना बंद कर देते हैं, कन्नी कतराना शुरू कर देते हैं। क्यों कराना शुरू कर देते हैं? आप सोच रहे हैं ये अवॉइडेंस वाला बिहेवियर क्यों आया? क्योंकि ये अब एक पैटर्न बनेगा, क्योंकि एडिक्शन का मतलब क्या है कि वो आपकी लाइफ में एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, एक पैटर्न बनता जा रहा है। मुझे इनसे बेचैनी है क्योंकि मुझे पता है ये मेरे बेटे के बारे में कहेंगे, मैंने इनको मिलना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे को पता है कि अगर मैं वाइफ से बात करती हूँ तो वाइफ मेरे को ही ना कह दे होर लाड प्यार करो, तुसी पैसे देते सी, ठीक है। अब मैं वाइफ के साथ भी उस चीज़ के ऊपर चर्चा ही नहीं करती कि उसके हालात ख़राब है, क्योंकि मुझे पता है कि वो घर में एंग्जाइटी, बेचैनी, जस्ट स्ट्रेस का माहौल क्रिएट करेगा। तो हमारे अंदर ये देखो कि ओवर द पीरियड हम देखते हैं कि 2 लोग घर में बैठे हैं, अगर डॉटर इन लॉ को भी पता है कि चीज़ें ख़राब है तो वो भी उस एक्सपीरियंस को अवॉइड करना शुरू कर देती है कि मैं क्या अब जाके बोलूँ। उन्होंने कहना है कि बेटा आप पे तो हमने सब कुछ छोड़ा था, आप आज बता रहे हो हमें, इतने साल से जब वो लेट आ रहा था तब क्यों नहीं बताया। वो बेचैनी वाले एक्सपीरियंस को हम अवॉइड करने के लिए फिर हम एक दूसरे से कन्नी कतरा लेते।
हम क्यों कन्नी कतरा रहे हैं? क्योंकि हमको कहाँ से बचना है? उस अवॉइडेंस से, उस अनप्लेजेंट फीलिंग से, उस घर के बवाल से, उस स्ट्रेस से। तो हम कहते हैं कि ना उसको मिलो, ना बात करो, ठीक है, ना प्रॉब्लम में अपने आप को अनईजी करो। हम सब ने ये किया। आप देखो कि हमारे घरों में 10 से 15 साल बीमारी कैसे रही है, क्योंकि हमने उस एक्सपीरियंस को कि जो हमें स्ट्रेस देगा कि मैं 4 लोगों को जाके इस चीज़ का रौला पाऊँ कि भाई मैनू समझ नहीं लगती भी, मेरे मुंडे दे हालात ठीक नहीं लगते भाई, हमने तो ये कभी किया ही नहीं है। हमने तो शोर मचाया ही नहीं है। हमने तो हमेशा अवॉइडेंस वाला बिहेवियर किया कि लोगों को पता ना लग जाए, ठीक है। हमने तो एक्सक्यूज़ बनाया है कि वो लेट जा रहा है, जहाँ वो शादी में घिर गया है, यार हो सकता है, जहाँ सुबह उठ के बाहर नहीं आया, तो हम तो बहाने बनाए हैं हमने, क्योंकि हम किस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे? उस बेचैनी को। इसी के कारण कैन यू रिलेट कि हमने बीमारी को कितना बड़ा किया है? क्योंकि ये एडिक्टिव बिहेवियर ये हमारे अंदर चल रहा था। और अगर हमें पता भी है ना कि वो नशा करके भी आया है, ठीक है, पेशेंट्स में भी अवॉइडेंस उतनी है, उसने नज़रें नहीं मिलानी, सीधा अपने रूम में, मेरे को खाना भी वहीं पे चाहिए, मुझे यही सब कुछ वहीं पे ही चाहिए, मैंने फैमिली के साथ बैठना ही नहीं है। और फैमिली चुप क्यों है? कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, नेबर्स को ना पता चल जाए और कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए, रात को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो कहाँ लेके जाएंगे। रात ऐसे निकल जाती है, अगले दिन जब वो ठीक होता है तो फिर फैमिली ये सोचती है यार रात की बात थी, अगर मैंने अभी की तो आज का दिन भी ख़राब हो जाएगा। सो हम अवॉइड करते रहते हैं वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जिनको हम फेस नहीं करना चाहते। सो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कौन सी हैं? हर्ट की, रिजेक्शन की, कि वो हम पे ब्लेम ना करे, ब्लेमिंग की, डिसअप्रूवल की, ठीक है, डिस्ट्रस्ट की, ठीक है। सो ये सारी जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है, घबराहट, बेचैनी, इनको हम फेस ही नहीं करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि वो एक चुप्पी 100 सुख, तो हम इसलिए चुप ही रहते हैं। बट आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में इसको खारिज कर दिया है, इसको एक मिस्टेकन बिलीफ बोल दिया। वो कह रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़ी है। हमने अपनी चुप्पी इसलिए रख छोड़ी कि ताकि हमें बेचैनी ना हो। हमने हस्बैंड वाइफ ने आपस में, मदर फादर ने शेयर नहीं की कि मैं चुप रहूंगी, ठीक है, तो शायद घर पे रात को कोट ना लगे, ठीक है। हमने अपने इतने साल इसीलिए चुप्पी में निकाल दिए, क्योंकि हम उस बेचैनी से भागना चाहते थे कि मेरे घर का माहौल जितना भी चलो तितर बितर है वो और ज़्यादा ना टूट जाए, ठीक है। सो कैन यू रिलेट कि ये सारा, ये जो पहली माइक्रो एडिक्शन है हमारे अंदर, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, एक चुप्पी 100 सुख, वो 100 सुख की जगह सानू वो एक चुप्पी 100 दुख विच लेके इत्थे बैठ गई। और ये क्यों फॉल्टी क्यों प्रूव हुआ है ये यहाँ पे? क्योंकि ये आदत नहीं है, ये बीमारी है। बीमारी में क्या हमारी चुप्पी बीमारी को डील करने देगी? अगर हम चुप्पी तान लेते जब कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे बैठे होते? या कोई वायरल हो जाता है या कोई हार्ट डिजीज़, पेन आ जाती है, हम चुप्पी कभी धारते ही नहीं है। हम तो जी फ़ोन करके बताते हैं यार मेरे ना पेन हुई सी तो मैं फोर्टिस गया, फिर ऐदा होया तो ये होया। हम तो ऐसे बताते, मैं तो एमरजेंसी लेके गई अपॉइंटमेंट उथे। बोलते हैं हम कि नहीं बोलते? वो कहते हैं ना मुश्क, इश्क, और मुझे लगता है एडिक्शन की बीमारी छुपाने से भी नहीं छुपती, ये आई जानी है सामने, ठीक है। जितना मर्जी हम इसको कर लें कि मैं अपनी अवॉइडेंस कर लूँ, मैं इसको छुपा लूँ, सप्रेस कर लूँ, बट वो इश्क, मुश्क और मुझे लगता है एडिक्शन की बीमारी एक दिन तो सामने आई जानी है। तो इसलिए छुपाने से फ़ायदा हुआ कुछ भी नहीं। मतलब वो अवॉइडेंस ने कभी आपका फ़ायदा होने नहीं दिया। जो आप अवॉइड करते रहे, चुप्पी सादी रखी, इतने साल खुद मैनेज करते रहे, ठीक है। सो ये क्या है कि ये पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को अपने अंदर ये माइक्रो एडिक्शन पहचाननी है। कहीं आज भी ट्रीटमेंट में आके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस तो नहीं है कि आप अवॉइड कर रहे हो। अब ट्रीटमेंट में चलो आप आ गए हो, अब यहाँ पे एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कैसे आएगी? ठीक है, आपका बच्चा आपको फ़ोन करके कह रहा है कि 1 महीने बाद अगर मुझे ले जाओगे तो मैं ठीक रहूँगा, ठीक है, पर अगर आप 1 महीने से ज़्यादा मुझे रखते हो, ठीक है, फिर मेरे को ब्लेम ना करना। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कैसे आएगी कि मैं वही चीज़ 1 महीने बाद मैं उसका वो गुस्से वाला रूप और मैं कोई भी ऐसी चीज़ कि वो मेरे पे आके ब्लेम करे कि आपने मुझे ज़्यादा देर रखा इसलिए मैंने किया, मैं फेस नहीं करना चाहूँगा। तो फैमिलीज़ क्या करेंगी 1 महीने के बाद? बताओ, ले जाएंगी। सो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस ये नहीं है कि ट्रीटमेंट पे आने तक की थी,
ट्रीटमेंट में भी फैमिलीज की एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस चलती है। ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं, इसके अलावा जैसे हम और बात करें, आपके अंदर कोई पेशेंट को लेके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ग्रज है क्योंकि पेशेंट मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, पेशेंट गाली गलोच अब्यूज़, उन्होंने सब कुछ तोड़फाड़ किया होता है, लाइफ के गलत डिसीजंस लिए होते हैं जिसके हम मतलब भुगतान कर रहे होते हैं, वो पेन वो ग्रज मेरे अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। बट मैं वो आज पेन की बात कर ही नहीं रही हूँ कि मैडम मेरा इलाज चल रहा है, ठीक है, अगर मैं कीता फिर मतलब मैनू कह दे कि मैं ठीक ही नहीं होना जाओ, तो कई बार हम वो अपनी उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को, अपने ग्रजेस को भी, ठीक है, जहाँ उसकी रियलिटी को भी, जब हम डाटा इंटरवेंशन करते हैं तो डाटा इंटरवेंशन में हम यही कहते हैं ना कि पेशेंट के वो सारे फैक्ट्स लेके आओ जो उसने बीमारी में किए हैं, बट आप उसमें भी अगर अवॉइडेंस शुरू कर दो, फैक्ट्स ही ना लिखो डाटा इंटरवेंशन में भी, ठीक है, कि नहीं मैम मतलब वो बेचैनी की देगा कि वो मैनू क्वेश्चन करेगा कि बात चो आके कि तुसी सारा सामने ए पढ़िया सी, तो इसका मतलब मेरे अंदर ट्रीटमेंट के दौरान भी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है जब मैं सही फैक्ट्स उसके नहीं दे रहा। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ना बहुत चलता है कि वाइफ जाके डॉक्टर को क्या बोले कि मैम सर आई वाज लाइक मतलब ऐसे गिवन वो एक मतलब धक्का मेरे हस्बैंड ने दिया था, तो व्हाट विल डॉक्टर व्हाट विल काउंसलर थिंक। तो कई बार जब आप फैमिलीज़ के साथ बैठते हो तो फैमिलीज़ ही मतलब अपनी अवॉइडेंस में पेशेंट्स के रियल फैक्ट्स शेयर ही नहीं कर पाते। अपने आप से पूछिए कि क्या, क्योंकि हमारे अंदर वही टॉक्सिक शेम होती है कि ये डॉक्टर काउंसलर क्या सोचेगा कि मेरा बेटा इस हद तक था, या मेरा पेशेंट ही मुझे क्या बोलेगा कि तुमने ये चीज़ भी डॉक्टर को बता दी है। अब आप छुपा क्या रहे हो, आप उसका बिहेवियर, और बिहेवियर मेरा सबसे बड़ा सिम्टम है। बिहेवियर आपके पेशेंट, आपके लव्ड वन की जो बीमारी है, हम यहाँ पे बार बार रिपीट करते हैं, हमारे पेशेंट को कोई वॉमिटिंग, कोई हार्ट पेन, कोई बॉडी डायरिया, कुछ नहीं होना। हमारे पेशेंट का क्या खराब होना है? बिहेवियर। और बिहेवियर सबसे बड़ा सिम्टम है मेरे लव्ड वन का। अब अगर मैं बिहेवियर ही छुपा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फिर पेशेंट डॉक्टर ट्रीट क्या करेगा? हम कह रहे हैं नहीं नहीं सर बहुत अच्छा, कभी कुछ नहीं किया ये वो, बाद में 2-3 महीने बाद पता चलता है जब दोबारा एक बारी घर पे तोड़फोड़ हो गई या मार पिटाई हो गई, मैम ये तो बहुत सालों से चल रहा है, आपको क्या बताएं। क्योंकि कई बार कुछ फैमिलीज़ वो गुडी इमेज पेशेंट की भी हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बचना चाहती हैं कि पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट क्वेश्चन ना करे, जब मैं अनईजी होंगी मेरे अंदर वो चलता है कि लाइक डॉक्टर व्हाट विल डॉक्टर थिंक अबाउट मी, कि मैं अपने हस्बैंड से मार खाती रही हूँ। बीमार क्यों खाती रही हूँ? बीमारी के कारण। हम बीमारी कैसे भूल जाते हैं? सो इस चीज़ को भी देखिए कि जब आपसे डाटा इंटरवेंशन की डिमांड की जाती है, जब पेशेंट की आईडी की मांग की जाती है, तो आपके अंदर एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस ना हो कि आप उसको मतलब चीज़ों को मिनिमाइज करके ना हमारे सामने रख दीजिए। तो अपने आप से पूछिए कि कहीं अवॉइडेंस तो नहीं आ रही है। और एक चीज़ में लेके जो अवॉइडेंस आती है वो आती है जब फैमिलीज़ में, फैमिली मेम्बर्स में खुद सर्टन उनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट वो उन चीज़ों के लिए हेल्प सीख नहीं करते। जैसे कि अब पेशेंट यहाँ पे आया है, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या जब हम फैमिली से मिलते हैं, सो हमें लगता है कि फादर में भी कुछ पर्सनालिटी इश्यूज़ या कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, मदर में भी कुछ इश्यूज़ हैं, या उसके भाई बहन में, या जो भी यहाँ फैमिली आ रही है पेशेंट को सपोर्ट करने, उनमें सर्टेन इश्यूज़ हैं, ठीक है, या उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए या मेडिकेशन लेनी चाहिए या उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए। बट फैमिलीज़ में इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस है। क्यों? क्योंकि वो ये लेना नहीं चाहते कि हम भी कहीं एट फॉल्ट हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको बेचैनी देती है, क्योंकि वो उनके मदर वाले रोल को, फादर वाले रोल चैलेंज को करते हैं ना, वो चीज़ वाइफ वाले रोल को चैलेंज करेगी, उनकी ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट करेगी, वो सीख ही नहीं कर पाते कि हाँ हमें भी हेल्प की ज़रूरत है। सो फैमिलीज यहाँ कहती हैं हाँ, हम हम ठीक ठीक है, है, very मैम आप right। इसको ठीक करो, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दा जड़ इदी प्रॉब्लम है, ठीक है। पर उनको ये नहीं समझ में आता कि जो हमारी कोपिंग स्किल्स इतनी देर से बन गई हैं वो भी कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं है। हमारे भी कुछ सोच, कुछ बिलीव्स, कुछ पैटर्न्स इतने सालों से जो इतने पक्के हैं पेशेंट को डील करने में, घर की समस्याओं को डील करने के, वो भी इतने कोई हेल्दी नहीं थे।
ठीक है। सो ये यहाँ पे फैमिलीज़ की हम इतनी ज़्यादा अवॉइडेंस देखते हैं कि उनको होता है कि हमने अपने पे काम नहीं करना, और हम ये कहते हैं कि अगर 5 मेंबर हैं फैमिली में, 5 मेंबरों को सबको अपने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो घर का माहौल अच्छा होगा, और घर का माहौल अच्छा होगा, कनेक्शन बनेगा, तो एडिक्शन बाहर जाएगी। अब आप क्योंकि देखिए, एडिक्शन वहीं पे रहेगी जहाँ पे कनेक्शन नहीं है, और जहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स के अपने अपने अलग अलग इश्यूज हैं, तो वहाँ कनेक्शन कहाँ आएगा। सो हम कहते हैं कि इससे पहले कि हम आपको कुछ सजेस्ट करें, यू शुड ऑल कम अप विद योर ओन इश्यूज़ कि हाँ मैम, ये जो मीटिंग में सुन के ये जो बात करी है ना मैम, ये मेरे अंदर भी है, ये माइक्रो एडिक्शन मैम मेरे अंदर है, मैम ये एडिक्टिव पैटर्न ना मेरे अंदर है, मैं भी ऐसे सोचती हूँ मैम, इसका मैं क्या कर सकती हूँ। जिन फैमिलीज़ ने ये किया है ना, ठीक है, वो गारंटी है कि उनका पेशेंट ठीक होगा। अब आप देखो यहाँ पे आप क्यों नहीं शेयर करते, क्यों रीच आउट नहीं कर रहे, क्यों मदद नहीं कर रहे? क्योंकि आपको अनईजी कौन करने वाला है? आपका वो मदर वाला रोल, आपका वो फादर वाला रोल, उसको आज चैलेंज किया जाएगा। आपके घर के एनवायरनमेंट को, आपकी आपस में जो घर में एक जो एनवायरनमेंट में डीलिंग्स चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, शायद उसको आज चैलेंज किया जाएगा। तो उससे वो बेचैनी करेगा, वो मुझे बेचैन करेगा। तो उस बेचैनी से क्या होगा? मैं क्या कहूँगी कि यार पेशेंट के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। हम जैसे हम बिल्कुल ठीक है मैम, हम तो मतलब शायद आपसे भी बड़े हैं, हमने तो लाइफ देखी है। सो इसलिए वो क्या अनईजी वाली फीलिंग से बचने के लिए फैमिलीज इस चीज़ में आती नहीं कि शायद इस बीमारी के साथ रह के जहाँ पीछे से ही हमारे घर में कोई फॉल्टी वे ऑफ मतलब पैटर्न्स जहाँ थिंकिंग के, कम्युनिकेशन के चल रहे होंगे। सो ये अवॉइडेंस को भी चेक करिए आप, क्योंकि एडिक्शन चाहे आपको आपके बच्चे को आपसे नहीं मिली है, बट हम जो बोलते हैं कि जीन्स का एक बहुत प्राइमरी रोल है एक, है ना। सो उसमें हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, हमारे एडिक्टिव बिहेवियर्स, ठीक है, जो ये माइक्रो एडिक्शंस कह रहे हैं। सो हम देखते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन चल रही होती है माइक्रो एडिक्शंस। एडिक्शन फुल फ्लेज्ड अगर हम सब्सटेंस एडिक्शन कहें, वो हो सकता है आपकी अगली जनरेशन में आई हो, बट जब हम माइक्रो एडिक्शंस की बात कर रहे हैं, ये फॉल्टी बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात कर रहे हैं, और ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत अनहेल्दी हैं, सो हम देखते हैं कि ये फैमिलीज़ में ट्रैवल कर रही होती है जनरेशनल। आप खुद ही देख लीजिए, आप कहते हो ना एरा सुबह दादे वक्त कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोलिंग, बिल्कुल ही अड़ियल, ठीक है, बिल्कुल ही जिद्दी, ठीक है, अपने दादे थे। सो दैट मीन्स कि इट्स नॉट ओनली एडिक्शन, हमारे एडिक्टिव बिहेवियर्स, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स भी जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। तो सिंपल जहाँ हम देखो कि सिर्फ एडिक्शन को सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के साथ लिंक करते हैं, हम बाकी चीज़ों को कैसे मतलब अंडर द कारपेट और कभी कंसिडर ही नहीं करते कि खाली सब्सटेंस नहीं, जब तक उसकी थिंकिंग, जब तक उसके बिहेवियर्स रिफाइंड नहीं होंगे, तब तक उसका नशा नहीं छूटेगा। हमें होता है कि मैडम बस नशा छुड़ा दो, बस वही प्रॉब्लम है। हम कहते हैं उल्टा सर्कल है, पहले अगर उसके बिलीफ सिस्टम्स, उसके बिहेवियर चेंज हुए तो नशा तो अपने आप छिटक जाएगा उसकी लाइफ से। बट हम उल्टा, हमारा सिर्फ फोकस उसमें, फिर मैं कहूँगी क्योंकि हम इस बीमारी के बारे में इग्नोरेंट हैं, इसीलिए इन ट्रेनिंग सेशंस में हम बार बार आपको रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि बीमारी भी 10% वाले लोगों का है ना। बाहर जाएंगे तो लोग अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल हैप्पी मैरी गो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घरों में ये क्यों है, हम कैसे डील करें, हम ही सारे अनफॉर्चुनेट, अनफेयर हम ही लोग रह गए हैं उस किस्मत के मारे। सो दिस इज़ नंबर 1 माइक्रो एडिक्शन जो हमने आज आइडेंटिफाई की, ठीक है। अपने साथ बैठिए, अपने साथ सोचिए कि उन कौन से अनप्लेजेंट फीलिंग्स थी, आपके पास के एक्सपीरियंस थी, वो सेंसेशंस थे, जो आपकी लाइफ में इवेंट्स रहे हैं जिसने आपको अवॉइडेंस में और अभी भी ट्रीटमेंट में आपको अवॉइडेंस में लेके जा रहा है। दिस इज़ नंबर 1 माइक्रो एडिक्शन, जिसको हम कहते हैं किसी भी एक्सपीरियंस जो आपको अनईजी करता है, उसको फेस करने की जगह क्या करो, अवॉइड, ना देखो तो ना बेचैन हो। जैसे मैम आप कह रहे हो कि घर में जैसे 4 मेंबर हैं और सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। वो कहता है कि इसके कारण इसने पी ली है, इसके कारण इसने पी ली है, और सारे अपने अपने सबके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि इसका मतलब द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजीज नहीं है। बीमारी कहाँ चलती है? ब्लेम गेम पे। बीमारी उस घर में और पनपती है जहाँ पे चल रहा है डिवाइड एंड रूल, ठीक है।
क्योंकि ये इनका बिलीफ कुछ, इनका बिलीफ कुछ, मेरा हाँ, कुछ, सबका और हम अलग-अलग चार होता जिन्हें है। हम सबके हैं, इसका मतलब सब अपनी सोचते हैं। ठीक है, अपनी कॉमन सेंस से सोच रहे हैं, कोई भी साइंस के बेस पे, फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा है इसके बीमारी में। सो लैक ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग और इग्नोरेंस। और पेशेंट के बारे में भी नहीं सोचते कि वो क्या सोच रहा है। हाँ, वो आगे हम माइक्रो एडिक्शन करेंगे, उसमें जब आएगा, मतलब एक हमारी माइक्रो एडिक्शन है नेगेटिव अप्रेजल, जहाँ हम पेशेंट को हमेशा ही निखिदते हैं। हाँ, ठीक है, उसको कहते हमारी हैं कि तेरे सिर्फ- करके ही सारा कुछ होया हाँ, है। तो वो आगे अपने बारे नहीं सोचते कि हमने भी कुछ किया ये होगा। हमारे बोर्ड पे सारी माइक्रो एडिक्शंस हैं। ठीक है, आप इसमें आई थिंक नंबर 6 है ये नेगेटिव अप्रेजल, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि अब फैमिली को सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की सिर्फ गलतियां, खामियां दिखती हैं। विल गो विद दैट ऑल्सो, बट नंबर 2 इज जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, सेकेंड माइक्रो एडिक्शन, जिसको हम कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन, ठीक है, इसको सिंपल बोलें तो बोलते हैं कि सोचों की चुगाली। आपने गाय भैंस से देखी हैं, चारा फटाफट खाती हैं, फिर उसके बाद वो चारा मुंह में दोबारा लेके आती हैं अपनी स्टमक कट से, और फिर उसको, ठीक है, जैसे हम वो च्युइंगम करते रहते हैं, च्युइंगम का रस तो 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी उसको मुंह में चबाई जाते हैं। उसी तरह रूमिनेशन क्या है कि पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस जो आपके साथ नहीं ठीक हुआ, या कोई भी एक इंसिडेंट आपके पेशेंट के साथ, मतलब जो उसने आपके साथ किया, जहाँ आपका कोई लॉस हुआ, जहाँ उसका कोई मिसबिहेवियर था, अब आपकी थिंकिंग सिर्फ उसी लूप में चलती जा रही है, आप उसी को ही बार बार रीविजिट, आप उसी को ही रिसाइकल करते जा रहे हो। मतलब आप प्रेजेंट की जगह कहाँ चले गए, पास्ट में, कि कोई भी वो जो अनप्लेजेंट आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है, आप उसी को ही बार बार अब रिसाइकल करते रहते हो कि यार मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, ठीक है, उसने झूठ बोला, उस दिन मुझे धक्का मारा, अब यही इंसिडेंट, अब आप जब अपने साथ बैठ रहे हो, आप बस उसी इंसिडेंट को बार बार याद कर रहे हो और खुद को एक सैड ग्लूमी वाले फेस में लेके जा रहे हो। सो ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर ये वाली जो एक है रूमिनेशन, पास्ट के ओल्ड एक्सपीरियंसेस की, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे पेशेंट ने हमारे साथ की होगी, हमें अब्यूज़ भी किया होगा, फिजिकली, वर्बली, लॉसेस भी आए हुए होंगे, ठीक है, उनके बिहेवियर्स भी रफ हुए होंगे, हमें रिश्तेदारों से मिले भी होंगे, ठीक है, कि तुहाडे मुंडे ने की कीता। अब मैं उसी एक इंसिडेंट को बार बार अपने दिमाग में, इन्हें चंगा नहीं कीता, ठीक है, जा मेरा की बनेगा, एज अ वाइफ मेरा फ्यूचर की बनेगा, ए बच्चा ठीक होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है, उस दिन तो इन्हें सारी मतलब विआह विच ही 10 लोगों विच मेरी इज्जत खराब की थी। अब मैं यही एक इंसिडेंट को बार बार रूमिनेट करती जा रही हूँ, तो क्या मैं उसके साथ अपना कनेक्शन बना